आज हम उस नगरी की ओर चल पड़े हैं जो केवल एक शहर नहीं बल्कि आत्मा का अनुभव है, बनारस। ये वो धरती है जहाँ हर गली इतिहास कहती है और हर शिल्प में परंपरा की झलक दिखाई देती है। इन्हीं प्राचीन गलियों से जन्मी है एक अद्भुत कला, गुलाबी मीनाकारी। तो आइए वाराणसी की गलियों से होते हुए उस कलाकार के घर चलते हैं जो सोने चांदी की बेजान कलाकृतियों में जान फूंकने का काम करते हैं। कलाकार की कहानी उनकी जुबानी के इस अगले एपिसोड में आज हमारे कलाकार का नाम है बलराम दास, जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर हैं। बलराम दास जी से बात करने पर हमें ये पता चला कि इस कला की शुरुआत मुगल बादशाहों के समय में, ये भारत देश में 16वीं सेंचुरी में इसकी शुरुआत हो चुकी थी और उसी काल में भारत देश में गुलाबी मीनाकारी का विकास भी हुआ। उस दौरान महलों की दीवारों, शाही दरवाज़ों को सजाने में किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे आभूषणों पर यह काम होने लगा। राजस्थान के शिल्पकारों का काम थोड़ा सा अलग था क्योंकि वो दूसरे तरह के रंगों का प्रयोग किया करते थे। बनारस के कारीगरों ने विशेष रूप से गुलाबी रंग का अधिक प्रयोग किया और जो कि सफ़ेद बैकग्राउंड पर किया जाता है। गोल्ड डस्ट से गुलाबी पाउडर बनाया जाता है। पहले चंदन के तेल में सोने की भस्म और कांच को मिलाकर खूब घोटा जाता है और फिर उसे यूज किया जाता है। ये काम बलराम दास जी कैसे करते हैं, इस पूरे प्रोसेस के बारे में उन्होंने स्वयं बताया। मेरा नाम बलराम दास है और मेरी उम्र 66 वर्ष है। इस काम को मुझे करते हुए करीब 45 साल हो गए। इस काम को मेरे पिता स्वर्गीय श्री राम जी प्रसाद जी ने सिखाया है, जो मेरे पिताजी भी हैं और मेरे गुरु भी हैं। मुझे 1992 में स्टेट अवार्ड मिला है और उसके बाद 2018 में मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला है। जो गुलाबी मीनाकारी का जो भी कलाकारी जो तैयार होती है, इसमें पहले हम चांदी की सीट तैयार करते हैं। चांदी की सीट तैयार करके फरमा को एक लाख की लाल रहता है, उसके ऊपर उसकी फुकाई होती है। फुकाई होने के बाद दो पार्ट रहते हैं जो दोनों को जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद उसके ऊपर कार्विंग होती है। कार्विंग करने के बाद उसके ऊपर मीनाकारी होती है, जो अलग अलग रंगों का प्रयोग उसमें होता है। उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉनिक भट्टी होती है जिसमें उसको हिट दिया जाता है और हिट देने के बाद फिर वो जब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो उसको फिर लकड़ी पर या चांदी के बेस पर जिसपे हो उसको देखते हुए उसको बैठाया जाता है। ये पूरी टेक्निक बलराम दास जी ने अपने पिता राम जी प्रसाद जी से बचपन में सीखी थी। ये लेगेसी उनके फैमिली में चली आ रही है 4 पीढ़ियों से। अब जैसे बलराम दास जी ने अपने फादर से ये कला सीखी, ठीक वैसे ही उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को आगे सिखाया। पहले उन्होंने अपनी धर्मपत्नी अंजू को सिखाया, जो कि अब एक स्टेट अवॉर्डी हैं। उसके बाद अपनी बेटी विशाखा वर्मा को सिखाया और अपने बेटे वरुण को भी सिखाई ये कला। 1 सेंचुरी पहले ये फलता फूलता उद्योग था, पर धीरे धीरे इसमें काफ़ी गिरावट आई क्योंकि सोने और चांदी के दामों में इतनी तेज़ी आई कि लोगों ने ये सामान खरीदना बंद कर दिया। हाँ, वो बात और है कि GI टैग मिलने से वहाँ के लोकल आर्टिजन्स को एक नई राह ज़रूर मिली है। कम से कम इसकी नकल को रोका जा सकेगा और जिसका डायरेक्ट फ़ायदा वहाँ के लोकल कारीगरों को होगा। इसीलिए गुलाबी मीनाकारी को प्रिजर्व करने के लिए वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को बहुत तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। माना कि सरकार के प्रयासों से इन कलाकारों का विकास तो हो रहा है, पर सही मायने में इनकी प्रगति तभी होगी
जब आप और हम इनके आइटम्स को खरीदेंगे। इसलिए अब की बार आप जब भी बनारस विजिट करें तो इस बार गुलाबी मीनाकारी का एक आइटम अवश्य खरीदिएगा। और हाँ, आपसे एक निवेदन है, बार्गेन मत करिएगा, क्योंकि आपने अभी खुद सुना कि इसमें सोने की डस्ट का प्रयोग होता है। फिर पूरे प्रोसेस में कितनी कड़ी मेहनत है, उसके बाद जाके ये इतने सुंदर आइटम्स बनते हैं और ये पूरा काम हाथ से होता है। हो सकता है आने वाले समय में इनकी सुविधा के लिए डिजिटल मशीनें आ जाएं, पर हाँ, ट्रेडिशनल काम की तो बात ही कुछ और है। बनारस अपनी स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है और अब वो गुलाबी मीनाकारी का एक विशिष्ट केंद्र बन गया है। आज बलराम दास जी जैसे बनारस के कई आर्टिजन गुलाबी मीनाकारी के काम से इस प्राचीन कला को जीवित रखे हैं और गुलाबी मीनाकारी की आर्टिस्टिक लेगेसी को बढ़ा रहे हैं, जो हमारे भारत देश की समृद्ध कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिलहाल मैं इस एंशिएंट सिटी बनारस से बाहर निकलती हूँ एक नए कलाकार की तलाश में। टिल देन, बाय बाय।